आज के सेशन में हम लोग सीपीसी की सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट मुद्दे को जिसकी चर्चा करनी रिलेवेंट होंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट का मतलब न्यायपालिका की या या कोर्ट की न्याय अधिकारिता कितनी है, किस कोर्ट में किस मुद्दे को आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मुद्दे से संबंधित मुद्दे को किसी भी कोर्ट आप लेके चले जा सकते हो, और उसमें तो इस किस कोर्ट में किस मुद्दे को ले जाया जाए इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड नियम्स हैं। हम उन नियम्स रूल्स को डिसाइड करेंगे कि क्या होगा और इसी में इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला एक कोर्ट का जजमेंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी, द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस, मतलब जस्टिस एडमिनिस्टर करने में, जस्टिस प्रदान करने के लिए इन रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हर कोर्ट के लिए अलग अलग मुद्दा डिसाइडेड है। जैसे सिविल कोर्ट में आप सिविल मुद्दे को लेके जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल मुद्दे को ले जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू मुद्दे को ले जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि क्रिमिनल कोर्ट में सिविल मुद्दा और सिविल मुद्दे कोर्ट में क्रिमिनल मुद्दा लेके चले जाएंगे। ये होगा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में कौन होगा, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो एंड सो ऑन। इसके बाद है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? इस पेक्यूनियरी का मतलब ये होता है कि मौद्रिक वैल्यूज। जैसा ऐसा है कि लोअर कोर्ट में लिमिटेशंस है। आप 5 करोड़ के सूट्स हैं आपके, आप 5 करोड़ के फाइल को आप छोटे लोअर कोर्ट में नहीं ले जा सकते। कहीं कहीं ऐसा कंसेंसस है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में यदि किसी मौद्रिक वैल्यू से बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर के मसले ही जा सकते हैं, उससे लोअर मसले लोअर कोर्ट में ही डिसाइड किए जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होंगी, अलग अलग राज्य के लिमिट्स हैं कि लोअर कोर्ट में कितना होना चाहिए, हाई कोर्ट में कितना होना चाहिए, अपर कोर्ट में कितना होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, वो अलग अलग कंसर्न्स में अलग अलग है, उनकी भी चर्चा करवाएंगे। पेक्यूनियरी वैल्यूज का मतलब मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक का मतलब कितने पैसे तक की या कितने कॉस्ट तक की वैल्यूज को किस कोर्ट में ले जा सकते हैं। और उसके बाद तीसरा है लोकल लिमिट। लोकल लिमिट का मतलब जो टेरिटरीज है। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली का मुद्दा है उसे आप झारखंड में लेके चले गए, या झारखंड का मुद्दा उसे आप तमिलनाडु में लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होंगे। इन 3 मुद्दों को ध्यान रखना होता है कोर्ट को, और यही 3 मुद्दा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी कहा गया, द कंसेंट्स ऑफ पार्टीज आर नॉट रेलेवेंट। यहां ध्यान रखो, पार्टीज का कंसेंट का मतलब ये होगा कि यदि किसी पार्टी की कंसेंट, जो व्यक्ति जिसपे केस हो रहा है या मुकदमा से संबंधित जो व्यक्ति है, उसकी कंसेंट के इसमें कोई मुद्दे नहीं होंगे। अर्थात यदि ये तीनों ऊपर वाले सब्जेक्ट फुलफिल हो रहे हैं तो पार्टी सहमत है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में केस चलेगा। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखो, इसका कारण क्या है कि हमने पार्टी की सहमति को अनिवार्य क्यों नहीं बनाया। इसका कारण यह है कि हम पार्टी की सहमति को भी नेसेसरी बना दें तो पार्टी तो कभी सहमत ही नहीं होगा कि हम पे बात चलाया जाए, हम पे केस चलाया जा सके। इसलिए पार्टी की सहमति मुद्दा नहीं है। तो हाँ, स्पेशली एक पॉइंट बाद में ध्यान रखेंगे कि जैसे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, आगे इसकी डिस्कशन कर पाएंगे, कि एक ही मुद्दे को मल्टीपल कोर्ट की अधिकारिता होती है, कई सारे कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं। तो यदि एक ही मुद्दे को आप कई सारे कोर्ट में ले जा सकते हो तो उसमें किस कोर्ट में मुद्दा तो चलेगा किसी एक ही कोर्ट में, मल्टीपल कोर्ट में जा नहीं सकता। आगे भी हम इसकी रेस सब जुडाइस और रेस एडजुडिकेटा में चर्चा करवाएंगे कि एक मुद्दा को एक ही कोर्ट में ले जाई जा सकती है। तो जहां तक मान लो 3-4 कोर्ट में जाने का सवाल है तो वहां पार्टी पे निर्णय दिया गया है कि पार्टी दोनों मिलकर चाहे तो एक खास कोर्ट में अपने केस को ले जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इस मुद्दा में ये कहा गया, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ये कहा गया, द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एडमिनिस्टर द जस्टिस in reference to subject matter, pecuniary values and local limit. Consents of the parties are not relevant. पार्टी की कंसेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेशली ध्यान रखेंगे, इट नाइदर कन्फेयर नॉर ऑस्टेट। मतलब पार्टी की कंसेंट, पार्टी की सहमति जरूरी नहीं है। कोर्ट में सिर्फ 3 मुद्दे को देखा जाएगा। एक तो सब्जेक्ट मैटर, क्या सही सब्जेक्ट सही कोर्ट में जा रहा है। पेक्यूनियरी वैल्यूज, मतलब कितने मौद्रिक मान कितने हैं, उसकी कितने मूल्य का वैल्यू है, क्या उसके लिए ऑथेंटिकेट है या नहीं है। और तीसरा लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट का मतलब उसका क्षेत्राधिकार क्या है। इस आधार पर हम बात करें तो यहां एक पॉइंट स्पेशली आप ध्यान रखो, लिखा है द पार्टीज आर फ्री टू चूज एनी वन ऑफ द कोर्ट बाय एग्रीमेंट और फॉर दोज व्हिच हैव जुरिस्डिक्शन। यहां स्पेशली इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। कहा गया कि पार्टी को ये राइट दी गई है कि वो कोर्ट को चूज कर सकता है, लेकिन कब, जब कई सारे कोर्ट में मामले की अधिकारिता हो। स्पेशली ध्यान रखेंगे दोज व्हिच हैव द जुरिस्डिक्शन। ऐसा नहीं कि पार्टी मिलकर डिसाइड कर ले कि हम इस कोर्ट में ही ले जा सकते जिस कोर्ट की अधिकारिता ही नहीं है। मतलब यहाँ क्लियर ध्यान रखो, यहाँ स्पेशली कहा गया पार्टी को राइट है कि दोनों पार्टी मिलकर किसी मुद्दे को किसी खास कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट कैसा होना चाहिए, हैविंग प्रॉपर जुरिस्डिक्शन अबाउट इट। मतलब उस मुद्दे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। यदि क्षमता नहीं है तो इससे बियॉन्ड जाके कोई पार्टी समझौता नहीं कर सकती कि हम जिस कोर्ट की क्षमता नहीं है उस कोर्ट में भी जाके सुनवाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ?
ये किस केस में होता है? ये उस केस में होता है जहां किसी मुद्दे के लिए मल्टीपल कोर्ट की अथॉरिटी होती है। मल्टीपल कोर्ट में, कई कोर्ट में इस मुद्दे को सुना जा सकता है। ये कौन कौन सा केस होता है, क्यों ऐसा होता है, इसकी भी आगे चर्चा करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, इस आधार पर यदि बांटते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन को सामान्यतया 5 पार्ट में हम लोग बांटते हैं कि किस किस आधार पर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन या अधिकारिता को निर्धारित किया जाता है। देखो, मूलतः इसमें जो 5 पार्ट्स हैं, पहला है ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। हमने अभी चर्चा की थी सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, रेवेन्यू हो, सर्विस है, क्या है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। दूसरा है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब स्थानीय। स्थानीय का मतलब किसी जिला का है, किसी तालुका का है, किसी राज्य का है, ये सारी चीजें उसकी टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। पेक्यूनियरी, इसको कहते हैं मौद्रिक वैल्यू। मौद्रिक का मतलब कितने मूल्य का मुद्दा है, ये मौद्रिक मूल्य। टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्राधिकार, और जो ये है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय अधिकार, विषय। फिर उसके बाद ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। यहां स्पेशली इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ये मूल अधिकारिता या अपीलीय अधिकारिता इसको कहते हैं। मूल अधिकारिता, ये हो गया मूल अधिकारिता, और ये हो गया अपीलीय अधिकारिता। अब ये दोनों होते क्या है, पहले इसको समझ लो। देखो, जो मूल अधिकारिता होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली जिस कोर्ट में आप मुद्दे को शूट कर सकते हो, ले जा सकते हो, उसको कहते हैं मूल अधिकारिता। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे आप ओरिजिनली किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप केवल किसी छोटे न्यायालय या जो सामान्य न्यायालय है जिसमें आपने मुद्दा उठाया था, उस न्याय से यदि आप संतुष्ट नहीं है और न्याय की मांग है, तभी आप अपील के रूप में उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये जो कंसेंसस को कहते हैं अपीलीय न्यायालय। जैसे मान लो मर्डर का सामान्य केस हुआ या क्रिमिनल का सामान्य केस हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे हाईकोर्ट में ही केस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे जाने होंगे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी क्या कहा, जो लोअर जो कोर्ट होंगे, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट में जाने होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद जो मुद्दा आएगा वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें जुरिसडिक्शन ऐसा होता है, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा का मुद्दा है, 2 करोड़ से ज्यादा जिसकी वैल्यूज है, ऐसे कोई मुद्दे हैं, तो सीधे आप हाईकोर्ट में जाएंगे, फिर आप लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ऐसे मुद्दे को कहते हैं मूल और अपीलीय अधिकारिता। ओरिजिनल मतलब जिसमें ओरिजिनली आप सीधे जिस कोर्ट में जा सकते हो किसी मुद्दे को लेके, उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जिसमें सीधे आप नहीं जा सकते, केवल और केवल अपील में जा सकते हैं। अर्थात अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में आप तब जाएंगे जब इससे पहले लोअर कोर्ट में आप गए हो, लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है और वो फैसला आपके खिलाफ है, और केवल आपके खिलाफ ही नहीं है, न्यायविदों के पक्ष में या कोर्ट के हिसाब से लगता है इसमें कि इसमें न्याय का या लॉ का कोई ऐसा आवश्यक मुद्दा है जिसे सॉल्व किया जाना आवश्यक है, या लॉ की कोई गलती हुई है, ओरिजिनल एविडेंस की कुछ गलती हुई है, इस आधार पर सुधार के लिए आप केवल अपील कर सकते हैं। अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्लियर? जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्य अर्थ में अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन ही रखता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ मुद्दे होंगे, मूल अधिकार से संबंधित, तब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाओगे। अदरवाइज डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं जाओगे, ये स्पेशल नियम होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपीलेट। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी है, कुछ खास मुद्दे में हाई कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दी गई है, वो कहां है, क्या है, उसकी डिस्कशन करवाएंगे। अदरवाइज सामान्य अर्थों में हाई कोर्ट में लोग तभी जब जाते हैं जब लोअर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तब। क्लियर हो गया मूल अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता क्या है। इसके बाद आता है, एक होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होगा, एक भारतीय संविधान में रिट की व्यवस्था की गई है कि रिट कहां ले जा सकते हो। जो रिट है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लोअर कोर्ट में नहीं जाता। ये 5 टाइप के रिट्स होते हैं, आगे इसकी भी हम लोग चर्चा करवाएंगे। तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं सीधे, या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसमें भी रिट में ध्यान रखो, यदि फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मुद्दा है तब तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यदि फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य कोई भी राइट्स हैं, चाहे लीगल राइट है या पॉलिटिकल एटसेट्रा जो कुछ भी है, तो उसमें केवल आप हाई कोर्ट जाएंगे पहले, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्लियर? तो रिट ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? केवल और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसमें भी यहां ध्यान रखो, यहां हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है। कम पावर इन द सेंस क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार है, इसी के केस में जा सकते हैं, मूलाधिकार के केस में। जबकि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट के कंसर्न्स में भी आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में जा सकते हो। हाई कोर्ट का क्षेत्र बड़ा है। क्लियर? अब हम लोग ये स्पेशली ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए आप रिट में जा सकते हो, अदर राइट के लिए, रिट के लिए आपको कंसर्न्स हाई कोर्ट में ही जाने होंगे।
फिर आता है यहाँ, जैसे मान लो हमारा जो सेक्शन 6 है स्पेशली इस बात को मेंशन करता है, ये जो हमने 5 इस जुरिस्डिक्शन की बात की, इस 5 जुरिस्डिक्शन में जो हमारा सीपीसी है, सीपीसी में स्पेशली इस बात को फोकस्ड किया गया है कि सेक्शन 6 में इसके मौद्रिक वैल्यूज या पेक्यूनियरी वैल्यूज को डिसाइड किया गया है। ये क्या है, इस पे आप आते हैं, देखते हैं। इसमें ये लिखा है, ये भी जो कि ये जो पेक्यूनियरी वैल्यूज है, ये भी चूंकि हमने क्या कहा था, ये मुद्दा सीपीसी किसका है, सीपीसी कंकरेंट इश्यूज का है, तो हर राज्य के अलग अलग होते हैं, इसलिए हर राज्य ने अपने अपने अधीनस्थ कोर्ट के लिए अलग अलग क्षेत्राधिकार, अलग अलग आर्थिक या मौद्रिक वैल्यू को सेट किया है। तो इसलिए इसमें डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है, इसमें केवल ये लिखा है। आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। द कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन ओनली ओवर दोज सूट्स, मतलब केवल उसी मुद्दे पे होगा the amount of which does not exceed the pecuniary limits of its jurisdiction। केवल कोर्ट उसी मुद्दे को सुन सकती है जिसमें उसकी जो पेक्यूनियरी लिमिट्स हैं या जो मौद्रिक वैल्यूज हैं वो क्रॉस नहीं करता, मतलब उससे अंदर में ही। यदि मान लो कहीं कह दिया गया कि 50,000 से ज्यादा मुद्दे को आप नहीं सुन सकते, तो 50,000 से कम वाले मुद्दे को तो सुना जा सकता है, उससे अधिक मुद्दे को नहीं सुना जा सकता। जैसे कह दिया गया कि 2 करोड़ से कम के मुद्दे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में सुनेगी, तो अब वहां तक तो सुना जा सकता है, उससे ज्यादा के मुद्दे को नहीं सुना जा सकता, एंड सो ऑन। फिर आएगा इसमें द अमाउंट ऑफ द रिलीफ, यहां स्पेशली एक पॉइंट का ध्यान रखोगे, द अमाउंट ऑफ रिलीफ क्लेम्ड एंड नॉट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। यहां स्पेशली एक पॉइंट ध्यान रखो, कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ रिलीफ क्लेम्ड नॉट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जैसे मान लो सिविल कोर्ट है और जमीन विवाद है या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, अब प्रॉपर्टी मान लो 20 करोड़ की है और उसमें आपकी शेयरिंग केवल 20 लाख की है, तो कंसर्न है कि आखिर जुरिस्टेंस जो जुरिस्डिक्शन है उसमें कौन सी वैल्यू लिया जाए, पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यू लिया जाए या केवल आपके हिस्सेदारी की, जिस हिस्से की आप तुम चर्चा करते हो। तो कहा जाता है जब हम जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू के रूप में प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू नहीं लेंगे, आपका जो अधिकार है या जो डिस्प्यूटेड मुद्दा है जिसपे आप केस कर रहे हो, हम केवल उसी पार्ट की बात करेंगे। स्पेशली ध्यान रखो, मान लो प्रॉपर्टी भले ही 100 करोड़ की हो, 1000 करोड़ की है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी उसमें केवल परसेंटेज में 10 लाख रुपए की है, तो अब 10 लाख वाला मुद्दा ही डिसाइड होगा। यदि किसी कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट 20 लाख रुपए की है और उस 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी केवल 10 लाख है, तो आप उस 15 लाख वाले या 20 लाख वाले कोर्ट में आप जा सकते हैं। क्लियर हुआ ये मुद्दा? हमें टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू से मतलब नहीं है, आपका जो हिस्सा है जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं, हम केवल उस वैल्यूज को देखेंगे। तो ये स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। द अमाउंट ऑफ द रिलीफ क्लेम्ड, रिलीफ क्लेम पे ज्यादा ध्यान देगा, जितनी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो, नॉट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, पूरे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे नहीं। ये स्पेशल आप ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आ जाएंगे कई अर्थों में, तो आप इसको देखें। डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। फिर इसके बाद आएगा आगे एक सेशन हम लोग देखेंगे, इसमें 2-4 पॉइंट स्पेशली आपको क्या नोट करना है। एक पॉइंट और है, एक एक्ट है द सूट वैलिडेशन एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। ये जो सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 है, इसमें भी कुछ बातें कही गई, इसको भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया इन पार्टीशन सूट, पार्टीशन का मतलब जहां आपको किसी सूट्स में पार्टीशन चाहिए है, विभाजन चाहिए, जैसे एक कोई कॉमन संपत्ति है जिसमें पार्टीशन वगैरह की मांग की जाती है, विभाजन की मांग की जाती है, तो पार्टीशन सूट द वैल्यू ऑफ द शेयर क्लेम्ड। फिर यहां इसमें भी स्पेशली मेंशन किया गया शेयर क्लेम्ड एंड नॉट द वैल्यू ऑफ द होल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। होल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, पूरा जो विवादास्पद संपत्ति है उसकी कोई मुद्दा नहीं है, इज द वैल्यू ऑफ द सूट। क्लियर हो गया? आप जितना क्लेम करोगे केवल वही। ये बात किसमें है? द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 में भी है। फिर उसके बाद और आगे आएंगे, इसी में एक पॉइंट है, इफ द वैल्यूएशन इज द, एक पॉइंट यहां ध्यान रखो, इफ द वैल्यूएशन इन द प्लांट इज सूट फॉर अकाउंट्स इज विदिन द कोर्ट्स पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट में पास अ डिक्री व्हिच मे बी एक्सेस ऑफ इट्स पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। यहां स्पेशली पॉइंट ऑफ ध्यान रखो, यहां ये होगा कि मान लो किसी कोर्ट की अधिकारिता लिमिटेड है और उस अधिकारिता के अंतर्गत आपका वाद आता है और आप चले गए। मान लो आपके बाद में 10,000 रुपए का इश्यू है और किसी कोर्ट की अधिकारिता 20,000 की है, तो कंसर्न यह है कि बात तो सुना जाएगा, लेकिन जो निर्णय होगा उस पर जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होगा कि 20,000 तक की अधिकारिता है तो केवल वो जो मुद्दा होगा उस पर रिलीफ वो 20,000 का ही दे सकता है। मतलब केवल बाद अप्लाई में ही ये इश्यूज हैं, रिजल्ट या जो जजमेंट होगा, जजमेंट वो उससे ज्यादा भी दे सकता है। मतलब ये जो लिमिटेशंस है, जैसे मान लो किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 1000 है मान लो, तो 1000 से कम महत्व के जो मुद्दे होंगे वो उस कोर्ट में फाइल तो हो सकता है,
लेकिन डिसीजन के रूप में वो 1000 से ज्यादा भी दे सकता है, भले उसकी अधिकारिता 1000 तक की ही है। ये केवल मामले को सुनने में संबंधित है, मामले के रिजल्ट से नहीं संबंधित है, ये स्पेशली ध्यान रखो। क्लियर? तो मतलब 1000 से जिसकी अधिकारिता है वो कम वाले मुद्दे को सुन सकता है, 1000 से ज्यादा वाला मुद्दा को नहीं सुन सकता, लेकिन जजमेंट वो 1000 से ज्यादा पे भी दे सकता है, किसी कंसेंस, चाहे जुर्माना के क्षेत्र में हो या किसी अन्य कंपेंसेशन के आधार पे हो, तो वो ज्यादा भी दे सकता है। क्लियर? फिर हम लोग आएंगे अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन इन नलिटी। ये तो बार बार हम लोग कह रहे हैं, हमेशा जहां भी चर्चा होगी कि जब भी कोई कोर्ट कोई डिसीजन पास करता है जिसमें उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, मान लो पहली बार तो कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होगी, और यदि सुनवाई हो गई और बाद में पता चलता है कि उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी, फिर भी उस कोर्ट ने सुन लिया, तो उस जजमेंट का वैल्यू 0 होगा, कोई महत्व का नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि यदि कोर्ट ऐसा कोर्ट ने जजमेंट पास किया जिसका जुरिसडिक्शन नहीं था, तो वो उसकी 0 वैल्यूज होंगी। एक बात और भी ध्यान रखो, यदि बाय द वे किसी कारण से आप उस कोर्ट में मुद्दे को लेकर चले गए जिसकी जुरिसडिक्शन अधिक है, अधिक का मतलब आपके कंसर्न्स ये थे कि छोटे कोर्ट में आपको जाना था, लेकिन आप उससे उच्च प्राधिकार वाले कोर्ट में चले गए, और बाय द वे बाय डिफॉल्ट उसने मामले को सुन लिया। तो यदि उसने मामले पहले तो सुनेगा नहीं, और यदि सुन लिया तो उसने यदि कोई फैसला दे दिया तो वो फैसला मान्य होगा। यहां स्पेशल इस बात को ध्यान रखो, पहली बात जिसकी अधिकारिता केवल वही सुनेगा, बाय द वे किसी कारण से वो कोर्ट सुन ले जिसकी अधिकारिता नहीं है, तब 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसकी अधिकारिता थी ही नहीं तो वो तो वैल्यू 0 होंगे, और कई बार वो हो सकता है कि जिस कोर्ट में आप गए हो जहां जाना चाहिए उससे ज्यादा अधिकार वाला कोर्ट है, तो फिर वो कोर्ट जो फैसला दिया वो फैसला मान्य होगा। क्लियर? उसके बाद है वेयर द जुरिसडिक्शन ऑफ ए कोर्ट इज चैलेंज्ड। जब कोर्ट का जुरिसडिक्शन चैलेंज करोगे, मतलब कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे चैलेंज उठेगा कि कोर्ट सुनने लायक है या नहीं है, द कोर्ट हैज इनहेरेंट जुरिसडिक्शन टू डिसाइड दिस क्वेश्चन। ये कोर्ट की ही अंतर्निहित शक्ति है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि जुरिसडिक्शन उसका है या नहीं है, ये कोई अन्य व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं है, कोर्ट का न्यायाधिकार न्याय क्षेत्र है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट की ही इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित शक्ति है, ये भी ध्यान रखो। उसके बाद है if a plaintiff frames his suit in such a manner or not warranted by the facts and goes for his relief to a court which cannot grant him relief on the true facts, his suit will be dismissed। यहां स्पेशली 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि प्लेंटिफ जो वादी है, वादी कोर्ट में इस तरह बात फाइल करता है कि या तो जो उसने कहा है उसके पक्ष में सबूत नहीं दिया, या ऐसी बातें की है जिसको कोर्ट लागू नहीं करवा सकता, मतलब या तो जो बात वो क्लेम कर रहा है उसके पक्ष में सबूत नहीं दे रहा है, या कुछ ऐसे अनप्रैक्टिकल बातें हैं, इम्प्रैक्टिकल बातें हैं जिसे कोर्ट लागू नहीं करवा सकता, इस अर्थ में भी उस मुद्दे को डिस्पोज्ड समझा जाएगा, उसको डिसमिस्ड समझा जाएगा। If the plaintiff frames his suit in such a manner, किस मैनर में? और not warranted by facts। not warranted by facts का मतलब जो बातें जिसके लिए उसने बाद में केस किया है उसके लिए उसने तथ्यात्मक आपूर्ति नहीं किया, तथ्य नहीं दिया, फैक्ट्स नहीं दिया, and goes for his relief to a court which cannot grant him relief। या तो उसने तथ्य नहीं दिया या उस कोर्ट में गया जो कोर्ट उसको रिलीफ देने में सक्षम नहीं है, जिस कोर्ट की अधिकारिता नहीं है, मतलब दोनों ही केस, या तो अपने बात के लिए तथ्य नहीं प्रोड्यूस किया या फिर उस कोर्ट में चला गया जो कोर्ट सक्षम ही नहीं था, तो क्या होगा? ऑन द ट्रू फैक्ट्स हिज सूट विल बी डिसमिस्ड, उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, यहां एक क्वेश्चनरी मार्क्स है, ऑल वन if the jurisdiction is only one relating to territorial limits or pecuniary limits, the plaintiff will be ordered to be returned for presentation of the proper court। यहां ध्यान रखो, यदि इसमें पहला केस हमने कहा कि वारंट्स बाय फैक्ट, कोर्ट में उसने जो बातें रखी हैं, यदि तथ्य दिया, तथ्य नहीं दिया तब तो स्वतः ही बाहर हो जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि यदि कोर्ट में उसने दिया और केवल तथ्य में यही समस्या है कि केवल पेक्यूनियरी लिमिट मतलब जो आर्थिक लिमिट्स है वो क्रॉस कर रहा है, या टेरिटोरियल लिमिट मतलब क्षेत्राधिकार क्रॉस कर रहा है, मतलब इस जिले में या इस जगह में ये सुनना चाहिए, इसके बजाय किसी दूसरी जगह में चला गया, तो उस अर्थ में सामान्यतः प्लांट को डिसमिस नहीं किया जाता है, प्लांट को वहां भेज दिया जाता है जो ऑथेंटिक कोर्ट होता है, जिस कोर्ट में उसको जाना चाहिए। मान लो गलती से आपने क्षेत्राधिकार के बाहर या गलती से आपने उस कोर्ट में मामले को लेकर चले गए जिसकी पेक्यूनियरी लिमिट वो नहीं थी, मतलब मौद्रिक मूल्य कुछ अलग था, इस कंसर्न्स में टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इस कंसर्न्स में जिम्मेदारी ये होती है उस बात को जहां जाना चाहिए सही कोर्ट में, ऑथेंटिक कोर्ट में भेज दिया जाता है। इस बात को लिखा है, however if the jurisdiction is only one relating to territorial limits
और पेक्यूनियरी लिमिट्स, यदि इन दोनों ही लिमिट से है तो प्लांट विल बी ऑर्डर्ड टू बी रिटर्न, प्लांट को ऑर्डर दिया जाएगा कि टू बी रिटर्न फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर कोर्ट, मतलब उस प्रॉपर कोर्ट में हो जाएगा जहां उसको जाना चाहिए था। क्लियर ये मुद्दा, इस पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि फैक्ट्स गलत हो तो फिर प्लांट को डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इसमें पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात करें, सीपीसी में इसका डायरेक्टली मेंशंस नहीं है, अलग अलग राज्य में इसके अलग अलग लिमिटेशंस हैं, ये कई बार बदलता भी है, तो इसको अपने स्तर से अपने राज्य में देख लेना। सामान्यतः कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस है, उसको 1000 तक के मुद्दे को सुनने का राइट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली है, उसको 20 लाख अपर लिमिट तक था, अब उसके बढ़ा दिया गया है। फिर यूपी, राजस्थान, उत्तरांचल सब में अलग अलग कंसर्न्स हैं, आप इसको अपने स्टेट से करंट अफेयर से देख लेना, हमेशा अलग अलग होता रहता है। सिविल जज जैसे जूनियर डिवीजन इतने इतने अलग अलग कंसर्न्स में, अलग अलग स्टेट के लिए जैसे स्टेट में आप एग्जाम देंगे उस स्टेट को देख लेंगे। अब फिर आ जाएगा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जुरिसडिक्शन कितना है, हाई कोर्ट जो कि राज्य का सबसे उच्चतम कोर्ट होता है, इसलिए हाई कोर्ट में कोई लिमिटेशन नहीं बनाई जाती है। तो हाई कोर्ट में सामान्यतया अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन होता है, जितने भी मुद्दा आ सकता है, हाई कोर्ट की कोई लिमिट नहीं होती। तो हाई कोर्ट में सामान्यतः क्या है, ये अनलिमिटेड है। कंज्यूमर फोरम, ये जो कंज्यूमर फोरम है उसमें क्या है, तो कंज्यूमर फोरम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के लिए 5 लाख किया गया है, स्टेट कंज्यूमर फोरम के लिए 20 लाख, और जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है उसमें यदि आएंगे तो उसमें 20 लाख से अबव है। तो ये भी अलग अलग लिमिट्स हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, हमने कहा रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही जगह पर जुरिसडिक्शन कर सकते हो। उसमें भी जो आर्टिकल 32 है, इस सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में जाने के लिए जो आर्टिकल है वो 226 है। ये दोनों आर्टिकल है जिसके थ्रू आप रिट भेज सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और ये किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। और रिट होता क्या है, हमने कई बार कहा रिट कंसर्न्स में ये होता है, रिट सामान्यतः 5 टाइप के होते हैं। इसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिटेल करेंगे, अभी आप थोड़ा सा बेसिक सा समझ लो कि रिट 5 टाइप के होते हैं। एक होता है सर्टिलरी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। इसमें ये होता है, जैसे हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया इलीगली और उसके फैमिली वाले या उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड्स हैं उसको पता नहीं है, तो इसको कंसर्न्स में कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर देती है कि पहले उस व्यक्ति को सदे हमारे सामने लेके आओ। कोवारंटो है, कोवारंटो का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो किसी गलत तरीके से किसी पद पर काबिज हो गया हो और उस गलत तरीके से पद पर काबिज होने के बाद वो कोई फैसला देने जा रहा हो जिससे किसी व्यक्ति को या समाज को घाटा होने वाला है, तो इस कंसेंस में कोर्ट उस व्यक्ति से पूछती है कि तुम जो इस पद पे बैठे हो किस लिए बैठे हो, तुम्हारी अधिकारिता क्या है। उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं क्या कंसेंस होंगे। ऐसा ही प्रोहिबिशन, किसी मुद्दे पे निषेध, कोर्ट किसी मुद्दे को सुनने से रोक दी जाती है। इसी तरह अब जो भी ये 5 जो रिट जुरिसडिक्शन है, तो रिट जुरिसडिक्शन की अलग से हम लोग चर्चा करवाएंगे ही। अभी बेसिक सामने डिस्कशन किया कि जो फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट होंगे उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा जो अन्यान्य रिट होंगे, फंडामेंटल राइट्स के साथ जो अन्यान्य रिट होंगे उसको हम लोग हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग जो सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये हमारा आ जाएंगे हम लोग जनरल प्रोसेक्शन में। जो सेक्शन 9 है हमारे इसमें सीपीसी का, उसमें डिसाइड किया गया है कि जो सिविल नेचर है, सिविल नेचर क्या होता है या सिविल सूट क्या होता है। तो इसमें यह आएगा सूट ऑफ सिविल सेक्शन, सिविल नेचर सेक्शन 9, जिसमें कहा गया the court shall have jurisdiction to try all the suits of civil nature excepting suits whose cognizance is either or expressively or implicitly barred। इसका मतलब क्या होगा, सेक्शन 9 कहता है ये हमारा कि किसी भी सिविल सूट को या सिविल नेचर को जो सूट्स होंगे उसको न्यायालय सुन सकती है, सिवाय उस कंसर्न्स में जहां डायरेक्टली इस तरह का नोटिफिकेशन हो, इस बात को नहीं सुना जाएगा। जैसे विशेष न्यायालय वगैरह बात की जाती है, विशेष बात की बात की जाती है। मतलब ये हुआ कि जहां सरकार ने या जहां विधायिका ने या जहां नियम के द्वारा बाढ़ कर दिया गया कि इस सिविल सूट को इस कोर्ट में सुना जाएगा, यदि खास तरीके से निर्णय कर दिया गया तब तो ठीक है। अदरवाइज यदि खास तरीके से मना नहीं किया गया हो, मतलब स्पेसिफिकली मना नहीं किया गया हो, तो किसी भी सिविल सूट को कोर्ट में लाई जा सकती है।
क्लियर हो गया? इसमें ये कहा गया द कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सारे सूट एक्सेप्टिंग सूट्स हुज कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसिवली, मतलब वो सूट जिसको एक्सप्रेसिवली क्लियरली और इम्प्लिसिटली बार्ड। इसका मतलब क्या होगा? यदि एक्सप्रेसिवली, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, एक्सप्रेसली या इम्पाइल्डली, कंप्लीटली यदि उस पे बार कर दिया कि इस मुद्दे को नहीं सुनेंगे, तभी उसको कोर्ट नहीं सुनेगी, अदरवाइज सारे सिविल मुद्दे को कोर्ट सुनेगी, सिविल कोर्ट सुनेगी, क्योंकि सिविल से पढ़ रहा है तो सिविल कोर्ट सिविल मुद्दा। दूसरा होगा, आप क्वेश्चन उठेगा कि सिविल नेचर का कोर्ट ही क्या होगा, सिविल नेचर में क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है जिसे आप समझेंगे ताकि किस मुद्दे को सिविल नेचर कहोगे। कहता है सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर का सूट कब होगा? इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन देयर इन रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट, यदि प्राइमरीली सिविल राइट से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो उसको हम लोग सिविल नेचर का कोर्ट कहेंगे। वैसे हमने पहले लेक्चर में सिविल और क्रिमिनल के बारे में थोड़ा सा अंतर बताया था। सिविल का मतलब वो राइट जो व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, समाज से संबंधित नहीं होता। लेकिन ऐसे कंसेप्ट में भी सिविल को कुछ आगे भी डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर सिविल में कौन कौन से आएंगे। अभी आप ये समझो कि सिविल राइट से संबंधित होगा एंड इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फोर, जिसमें सिविल राइट्स की बातें हो। अब यहां देखो, यहाँ प्राइवेट राइट्स एंड लायबिलिटीज of the parties are also included in definition of suits of civil nature। यहाँ प्राइवेट राइट्स भी होंगे, लेकिन क्या क्या नहीं होंगे वो थोड़ा ज्यादा जानना जरूरी है, तो स्पेशली समझ लेंगे। पॉलिटिकल, जो राजनीति से संबंधित है, सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चन, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चन, स्पेशली इस बात को ध्यान रखेंगे, आर नॉट कवर्ड बाय देयर एक्सप्रेशंस। पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस, ये जो तीन मुद्दे हैं ये धार्मिकता में नहीं आएंगे। हाँ, स्पेशली ध्यान रखो यदि इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजियस में भी कोई सिविल राइट पर्टिकुलर है, आगे इसकी डिस्कशन करवाएंगे, इस कंसेप्ट में आएगा, तो बेसिक से ये समझ लो कि पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स सिविल राइट्स में नहीं आएंगे। अब इसमें क्या होगा कि सिविल राइट्स को कब कोर्ट सुन सकती है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। कहता है कि a civil court has jurisdiction to try a suit if two conditions are fulfilled। सिविल कोर्ट दो ही कंडीशन में किसी मुद्दे को सुन सकती है। कब? वो दो कंडीशन स्पेशली आप ध्यान रखो। जब पहला ए, द सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर का सूट हो तभी केवल सुना जा सकता है, और दूसरा उसको कंप्लीटली बैन नहीं किया गया। अभी हमने ऊपर बताया था ना कि स्पेशली जैसे सरकार ने या विधायिका ने या कानून बना के रोक दिया गया हो कि आप नहीं सुनेंगे इस मुद्दे को, तभी नहीं सुनेगी, अन्यथा यदि सिविल नेचर का मैटर है तो उसे सुनेगी ही, कोर्ट को सुनना पड़ेगा। इसमें यह है द कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट शुड नॉट बी हैव बीन बार्ड एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली। तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली यदि बार्ड नहीं है तो सुनने का मतलब दो कंसेप्ट है सिविल सूट को सुनने के लिए कोर्ट में। पहला वो सिविल नेचर का होना चाहिए, और दूसरा क्लियरली बार्ड नहीं किया गया है, क्लियरली मना नहीं कर दिया गया है कि इस मुद्दे को नहीं सुन सकते। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग जो मुद्दा है, ये जो सिविल नेचर का मुद्दा है, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सिविल नेचर में कौन कौन से आएंगे। तो तमाम ऐसे जजमेंट है, तमाम ऐसे कंसर्न्स है जिसके आधार पर सिविल नेचर को डिसाइड किया गया है। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन सा मुद्दा होगा जो सिविल नेचर के होंगे, उसको थोड़ा देखते हैं। देखो, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर के सूट्स कौन कौन होंगे? तो सिविल नेचर के सूट कौन होंगे? तो वो सूट्स जो रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि से संबंधित सूट हो, वो सिविल सूट में आएगा। सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, पूजा करने के अधिकार, यह ध्यान रखो, रिलीजियस राइट्स नहीं, पूजा करने का अधिकार का मतलब आपको ये सिविल राइट्स में आ जाएगा कोई मुद्दा कि मतलब आपको किसी मंदिर या मस्जिद या कहीं जाने से रोका जा रहा है, ये रिलीजियस राइट्स नहीं है। रिलीजन के अंदर क्या होना चाहिए, धार्मिक प्रथा कैसी होनी चाहिए, ये सिविल सूट नहीं होंगे। लेकिन पूजा आप करना चाहोगे, आपको कोई मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजा जाने से नहीं रोक सकता। हाँ, पूजा कैसे करोगे, कंसर्न्स क्या होने चाहिए, रिचुअल्स क्या होने चाहिए, दैट विल बी रिलीजियस राइट। ये रिलीजन को फॉलो करना इज द सिविल राइट, ये ध्यान रखो। रिलीजन पूरी तरह धर्म के अंदर क्या करना है, उसकी संबंधित जो बातें हो, तत्संबंधी बातें वो डिफरेंट होंगी, लेकिन राइट पालन कर, धर्म पालन करने की जो राइट है वो सिविल राइट्स है। इसीलिए हमने कहा कि राइट टू वर्शिप, ये भी आ जाएंगे इसी में। सूट्स रिलेटिंग टू टॉकिंग आउट ऑफ द रिलीजियस प्रोसेशन, सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन। रिलीजियस प्रोसेशन का मतलब कोई रिलीजियस धार्मिक यात्रा या धार्मिक चीज आप कर रहे हो, हमने बार बार कहा, उसके लिए सिविल सूट ही होगा। हाँ, प्रोसेस कैसे होना चाहिए, जैसे पूजा पाठ कैसे होना चाहिए, इस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मंदिर में पूजा कौन करेगा, पुजारी कौन होना चाहिए,
ये सब जो मुद्दे हैं ये सिविल में नहीं आएंगे, लेकिन पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, ये सिविल में आ जाएंगे। धार्मिक प्रथा, जैसे मान लो कोई बलि देनी है या नहीं देनी है, ये पूर्णतः धार्मिक मुद्दा होगा, इस पे सिविल मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन यदि बलि दी जाती है तो बलि हर व्यक्ति दे सकता है, फिर किसी को आप नहीं रोक सकते। हाँ, देना ही चाहिए या नहीं देना चाहिए, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो रिलीजन के अंदर का जो पार्ट है दैट इज रिलीजन पार्ट, लेकिन रिलीजन को फॉलो करना है या नहीं करना है उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, दिस इज द सिविल पार्ट। फिर आएगा सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब कुछ आप दे रहे हो या ले रहे हो, उसमें आपके जो राइट्स होंगे। सूट फॉर डैमेज ऑफ सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग कोई सिविल गलती हुई है सिविल रॉन्ग में, सिविल रॉन्ग का मतलब वही हो जाएगा प्रॉपर्टी, लैंड, जमीन जायदाद एक्सेट्रा, ये आपके राइट्स। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे सूट भी ले सकते हैं जहां आपने समझौता किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें स्पेसिफिक तरीके से विशिष्ट अनुपालन, इसलिए आपने देखो स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट भी हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में भी है, आगे हम उसको भी चर्चा करवाएंगे। मतलब कुछ ऐसे समझौता जिसमें आपने कहा था कि यदि ऐसा होगा तो इसी तरह से इसका कंपेंसेशन किया जाएगा, या मतलब किसी समझौता टूटने के केस में खास तरीके से उस मुद्दे को कंपेंसेट किया जाए, तो इसको कहते हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट। तो स्पेशल रिलीफ एक्ट की यदि बात किया जाए तो परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उसको भी लागू किया जा सकता है, वो भी सिविल मुद्दे में आएंगे। फिर क्या होगा, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ है और उसमें ब्रीच हुआ है, मतलब धोखाधड़ी हुई है, संविदा में धोखाधड़ी, तो उसमें भी ये आ जाएगा। फिर क्या है, suits for restitution of conjugal right, मतलब conjugal right को दोबारा रेस्टिट्यूट करने के लिए, मतलब आपके जो अधिकार है जिसको छीन लिया गया, उन राइट को भी दोबारा प्राप्त करने के लिए ये आ सकता है। फिर क्या है, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह से संबंधित वाला जो मुद्दा है, विवाह आदि से संबंधित ये भी मुद्दे आ जाएंगे। सूट फॉर रेंट्स, रेंट का जो मुद्दा होगा। सूट फॉर और ऑन अकाउंट, मतलब किसी अकाउंट से संबंधित यदि कोई मुद्दा हो, अकाउंट में किसकी शेयरदारी होगी किसकी नहीं होगी, वो भी इसमें आ जाएगा। सूट फॉर राइट ऑफ फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का मतलब किसी व्यापार का या किसी कंपनी के फ्रेंचाइज लेने देने से संबंधित यदि मुद्दा होगा तो वो भी इसी में आएगा। सूट फॉर राइट टू हेरिडेटरी ऑफिस, हेरिडेटरी ऑफिस का मतलब जन्मजात किसी ऑफिस में आने का आपका राइट है या नहीं है, मतलब खानदानी संपत्ति या खानदानी अधिकार, उसमें भी ये मुद्दे आएंगे। सूट्स राइट फॉर यजमान वृत्ति, यजमान वृत्ति एक कंसर्न्स होते हैं कि किस, जैसे यजमान वृत्ति कुछ पूजा पाठ कर्मकांड से संबंधित होते हैं कि किस हिस्से में जमीन यजमानी किसकी होगी। जैसे मान लो जो पौरोहित्य कर्म वाले लोग होते हैं, जैसे आप धार्मिक स्थलों में जाएंगे तो आप पंडित पुरोहित वगैरह होते हैं, तो अब उनमें डिवीजन होता है कि किस हिस्से का यजमानी किसके अंतर्गत होगा। तो ये जो यजमान वृत्ति वाला कंसर्न्स होंगे कि डिसाइड करना कि किसका यजमान कौन होगा, किस एरिया में किसकी राइट्स होंगी। जैसे पौरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, धर्मार्थ में जाओगे तो अब उसमें अलग अलग डिवीजन के बाद ये कौन हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा, ये सारी चीजें भी यजमान वृत्ति में आएंगी, ये भी सिविल सूट्स में ही आएंगे। फिर होगा suits for rights of यजमान वृत्ति, फिर suits against wrongful dismissal from service and salary etc, यदि किसी गलत तरीके से आपको सर्विस से निकाल दिया गया, आपकी नौकरी से निकाल दी गई या फिर आपकी सैलरी वगैरह से संबंधित इश्यूज हैं, तो ये भी इसी कंसर्न्स में आएंगे। अब यहां जब ये जान लिए कि क्या क्या होगा तो थोड़ा सा एक पॉइंट और भी हम समझ लेते हैं कि वो सूट्स जो सिविल नेचर में नहीं आएगा, इसलिए सूट्स नॉट ऑफ सिविल नेचर, ये समझ लोगे तो थोड़ा और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या क्या होंगे, तो देखो सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, सूट ऐसा सूट जिसमें कास्ट क्वेश्चन डिसाइड हो कि मतलब किसी व्यक्ति की कास्ट क्या है, ये कास्ट है या नहीं है, ऐसे संबंध में जो क्वेश्चंस होंगे, इस कास्ट की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब कास्ट से संबंधित जो कुछ प्रिंसिपली डिसाइड कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं, ये इसमें नहीं आएगा। फिर होगा सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट, प्योरली रिलीजियस राइट और सेरेमनीज, ये भी नहीं आएगा। अभी हमने चर्चा की ना कि धार्मिक पूजा कैसे किया जाए, ये डिसाइड केवल पौरोहित्य करेंगे या अलग अर्थों में अलग कंसर्न्स में उसको सुना जाएगा, ये सिविल राइट्स में नहीं आएगा। आप नहीं बता सकते कि हम पूजा करने का, जैसे अभी हाल में केरला हाईकोर्ट का ये फैसला आया, कहा गया कि मंदिर में जाने का राइट सबको है, लेकिन मंदिर में कब जाई जाए, मंदिर कब खुलेगी, ये राइट्स व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, ये जो मठाधीश होते हैं वही डिसाइड करेंगे। जैसे अभी राम मंदिर के केस में भी था, या और भी कई केसेस में होते हैं कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मंदिर को बंद किया जाता है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें दर्शन का राइट है, तो कहा गया नहीं, ये पर्टिकुलर रिलीजियस राइट है, ये वहां के पौरोहित्य डिसाइड करेंगे कि उन्हें कब तक दर्शन करवानी है नहीं करवानी है। हाँ, यदि सबको दर्शन मिल रहा है, उसमें यदि कहा जाए कि आपको पर्टिकुलर डिवाइड किया जा रहा है, तो वो प्योर रिलीजियस राइट का मुद्दा नहीं होगा। क्लियर हुआ ये? यदि मान लो एक व्यक्ति है, उसको मंदिर जाने से रोका जा रहा है, दैट विल द डिफरेंट पार्ट।
लेकिन यदि पर्टिकुलर टाइम में सबके लिए मंदिर बंद किया जा रहा है या पर्टिकुलर टाइम में मंदिर में खास तरीके से पूजा की जाती है, खास तरीके से ऑफरिंग की जाती है, ये कंप्लीट रिलीजियस राइट्स होंगे और ये सिविल नेचर में नहीं आएगा। फिर क्या होगा इसमें, स्वीट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, मतलब जो रिलीजियस राइट पे है, स्वीट फॉर अपहोल्डिंग मेरिट डिग्निटी ऑफ ऑनर, ऐसे सूट जिसमें केवल आपकी ऑनर या प्रतिष्ठा की बात हो, वो भी सिविल नेचर पे नहीं आएगा। मेरिट डिग्निटी, यहां स्पेशली ध्यान रखो, मेरिट डिग्निटी एंड ऑनर, यदि ऑनर और डिग्निटी की बात है तो वो भी नहीं आएंगे। फिर होगा स्वीट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट। वॉलंटरी पेमेंट का मतलब यदि आपने किसी को पेमेंट किया है और बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट का किया है, कॉन्ट्रैक्ट वाला करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, यदि किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट में पे किया है और फिर वो रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तो सिविल हो जाएगा। लेकिन किसी को बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही आपने पैसे दिए, बिना मांगे ही पैसे दिए, जो ही वॉलंटरी आपने उसकी मदद कर दी और फिर वो व्यक्ति आपको नहीं लौटा रहा है, तो ये सिविल नेचर पे नहीं आएगा। वैसे भी ये उसकी स्वेच्छा होनी चाहिए और यदि उस मुद्दे पे सुना भी जाएगा तो उसको अलग तरीके से सुने जाएंगे, सिविल राइट्स नहीं होंगे। तो मतलब ये हुआ यदि वॉलंटरी ऑफरिंग या पेमेंट्स आपने किया है अपने मन से, बिना उसके मांगे हुए या बिना किसी संविदा के आपने उसको पे किया है, तो इससे संबंध में जो रिकवरी के लिए आप केस करोगे, जैसे मान लो आज आपने किसी को कुछ दान दिया और कल आप चाहोगे कि वो आपको लौटा दे, तो ये उसकी इच्छा पे निर्भर है, आप उसकी फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कोई कांटेक्ट तो किया नहीं कि इतने समय के बाद मुझे वापस लेना है। इसीलिए कहा है वॉलंटरी ऑफरिंग भी सिविल नेचर में नहीं है। फिर इसके बाद क्या होगा, स्वीट्स अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट एक्सेट्रा, यदि किसी व्यक्ति को उसके कास्ट से ही निकाल दिया जाए, तो ये भी मुद्दा, उसके कास्ट से किसी व्यक्ति को निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, तो ये भी मुद्दा सिविल राइट्स में नहीं आएंगे, ये अलग राइट्स में आएंगे। चलिए अब हम लोग इस संबंध में 2-3 केस की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा केस था, कुछ महत्वपूर्ण केस की चर्चा करते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले एक केस आया पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार्थन, 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। इसमें यह कहा गया द वर्ड सिविल नेचर आर वाइडर देन सिविल प्रोसीडिंग, मतलब जो सिविल नेचर है वो बहुत बड़ा है, सिविल नेचर में बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, जितने भी सिविल राइट्स की बात की वो सारी आ जाएंगे। सिविल प्रोसीडिंग, the section would therefore be available in every cases where dispute has been characteristics of affecting one's rights which are not only civil but of civil nature, मतलब केवल सिविल ही नहीं, सिविल नेचर, प्राकृतिक राइट्स जो सिविल टाइप के राइट्स होंगे उन सारे राइट्स में होंगे, स्पेशली कहीं मेंशंस है या नहीं इससे कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, मतलब अर्थात सिविल नेचर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे अब इसमें होगा धूलाभाई वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ एमपी, 1969 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कहा कि in dealing with the question whether a civil court's jurisdiction to entertain a suit is barred or not is necessary to bear in mind that every presumption should be made in favor of the jurisdiction of civil court। यहाँ स्पेशली इस पॉइंट को आप ध्यान रखो। इसमें कहा गया कि यदि कोर्ट में इस मुद्दे पे हमें निर्णय करनी है कि कोर्ट को इसको डिबार्ड किया गया या नहीं किया गया, तो हमें इस पे स्पेशली फोकस सिविल कोर्ट की ओर रखना चाहिए। हम सामान्यतः पहले प्रिज्यूम करेंगे कि कोर्ट को हर एक मुद्दे को सुनने का राइट है, यदि यह क्लियरली मेंशंस नहीं है तब भी हम इसी बात को मानेंगे कि कोर्ट को सुनने का राइट है। केवल एक ही कंसर्न है यदि स्पष्टतया लिख दिया गया हो कि इस मुद्दे में कोर्ट को सुनने का राइट नहीं है, केवल तभी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। यदि लिख दिया गया है कि जुरिस्डिक्शन है तब तो ऑलरेडी है, यदि नहीं भी लिखा गया है, कुछ भी मौन है उस पे, तो इसका मतलब उसमें सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। मतलब हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो सिविल कोर्ट के फेवर में होना चाहिए। लिखा है तब तो है कि नहीं भी लिखा है कुछ कि सिविल कोर्ट में जाना चाहिए किसी अन्य कोर्ट में, तो भी सिविल कोर्ट का ही होगा। केवल उसी कोर्ट के कंसर्न से सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी जहां स्पेशली मेंशन कर दिया गया हो कि ये मुद्दा सिविल कोर्ट में जाने लायक नहीं है या इस मुद्दा को डिबार्ड किया जाता है। स्पेशली ध्यान रखो, डीलिंग विद द क्वेश्चन वेदर द सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ सूट इज बार्ड और नॉट, मतलब बार किया गया है नहीं किया गया है, इट इज नेसेसरी टू बेयर, ये हमेशा ध्यान रखना होगा इन माइंड में दैट एवरी प्रिजम्पशन, जो भी हम सोचते हैं, एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। हमें सिविल कोर्ट की फेवर में प्रिजम्पशंस करने चाहिए, हमें अनुमान लगाने चाहिए कि ये सिविल कोर्ट के फेवर में है। The exclusion of jurisdiction of the civil court to entertain civil cause should not be readily inferred, मतलब डायरेक्टली इसको नहीं मान सकते unless the relevant statute contains an expressive provision to that effect or leads to a necessary and inevitable implications of that nature। मतलब ये हुआ कि यदि स्पेशली ना लिख दिया गया हो, स्पेशली एक्सप्रेसिवली का मतलब स्पष्टतया ना कह दिया गया हो कि यहां बार किया जाता है कि इस मुद्दे को सिविल कोर्ट ना सुने, तब तक हम सिविल कोर्ट के फेवर में ही जाएंगे, तब तक वो मुद्दा सुन सकता है। फाइनली सुप्रेक्स में ये कह सकते हैं यदि लिख दिया गया है कि सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता तब तो नहीं, अदरवाइज सिविल कोर्ट को ही सुनना है। फिर हम लोग आएंगे
अब यहां सेक्शन 10 की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आता है रेस सब जुडाइस। जो रेस सब जुडाइस, यहां दो टर्म आप समझो, एक होता है रेस सब जुडाइस, एक होता है रेस सबजुडिकेटा। इसका मतलब क्या होता है? देखो, रेस सबजुडाइस का मतलब ये होता है कि एक मुद्दा, ये कोर्ट से संबंधित मुद्दा है, ये तो पहले कोर्ट का जुरिसडिक्शन आपने समझ में आ गया। अब ये अलग टॉपिक्स होगा, रेस सबजुडाइस और रेस सबजुडिकेशन। हमें लगता है कि इस मुद्दे के लिए अलग टॉपिक्स में ही हम लोग आएंगे, अलग लेक्चर में इसको कैरी ऑन करेंगे, अलग लेक्चर में इसको समझाएंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।